वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपीपीएससी बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। इसमें प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बीईओ का पेड ग्रुप शुरू होता है 16 दिसंबर 2023 से। ये एग्जाम तक हम पेड ग्रुप चलाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज जून 2024 तक यहाँ पर सपोर्ट दिया जाता रहेगा। आपको बताया कि जिस तरीके से आरओ की वैकेंसी में तमाम लोग वेट करते रहे थे और फाइनली वैकेंसी आई और एग्जाम होने जा रहा है वैकेंसी अनाउंस होने के 100 दिवस के बाद करीब। तो ऐसे ही समय आपको बीईओ प्रीलिम्स में मिलेगा। ऑफिशियल नोटिस के बाद आपको 3 महीने से ज़्यादा समय यहाँ पर मिलने की उम्मीद नहीं होती है। तो अगर आप प्रीलिम्स की पूरी समय की तैयारी करना चाहते हैं, इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो लोग इस ग्रुप में आ चुके हैं 16 दिसंबर वाले ग्रुप में, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, यानी कि ग्रुप में ज्वाइन होते ही सबसे पहले आपको ये वाला वीडियो देखना होता है, वीडियो नंबर 1 यानी कि स्ट्रैटेजी वीडियो। इसमें सब कुछ बताया जाएगा कि इस तरीके से जो दिया गया स्टडी मटेरियल है उसको आपको स्टडी करना है। इसके बाद वीडियो नंबर 2 दिया जाता है, उसका लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे लगा होगा आपके पेड वाले ग्रुप में। इसका एक्सेस केवल पेड ग्रुप मेंबर्स को मिलता है। वीडियो नंबर 2 में बताया जाता है कि किस तरीके से आप पीडीएफ वगैरह को स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टडी वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, काफी सारी महत्वपूर्ण बातें बीईओ प्रीलिम्स की तैयारी के संबंध में यहाँ पर मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। बीईओ का आखिरी बार ऑफिशियल नोटिस आया था दिसंबर 13 तारीख को 2019 में एग्जाम अनाउंस हुआ था दिसंबर में। फाइनली पेपर ये आपका हो पाया था प्रीलिम्स वाला 16 अगस्त को हुआ था, 15 अगस्त के अगले दिन। पहले मार्च में होना था होली के बाद, लेकिन फिर कोविड आ गया था 2020 में, अगर आपको पता ही होगा निश्चित तौर पर। तो 16 अगस्त 2020 को पेपर हो पाया था। तो पहली और आखिरी बार यही बीईओ का पेपर यूपीपीएससी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंडक्ट कराया था। तो इसी नोटिफिकेशन के आधार पर हम कुछ जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर अनिवार्य अर्हता क्या थी? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। यदि स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र में ना हो तो राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या अराजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त एलटी डिप्लोमा यहाँ पे मान्य हुआ था। और जो फाइनली चयनित भी हुए थे वो जो है बीएड वाले या फिर एलटी वाले ही यहाँ पे चयनित हुए थे और अन्य डिग्री वाले यहाँ पे कंसीडर नहीं किए गए थे। बाकी इस साल देखते हैं क्या होता है। जिस प्रकार इस बार फाइनली आरओ में समकक्षता का मैटर क्लियर किया गया है, पूरी लिस्ट दी गई है कौन कौन से कोर्सेज वैलिड हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं इसमें भी स्पष्ट किया जाएगा कि बीएड एलटी के अलावा कौन से वैलिड होंगे, लेकिन ये सब स्पष्ट होगा ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन देख लेते हैं, परिशिष्ट 4, जिसमें पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा का लिख करके आया था। पेड ग्रुप जो है आपका 120 प्रश्नों के इस पाठ्यक्रम को लेकर के चलाया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जिम्मेदारी 300 पूर्णांक का जो 120 प्रश्नों का पेपर होगा इसकी है। समय 2 घंटे का ये पेपर होगा, 120 प्रश्न, 300 अंक। इसमें वही सारे सेक्शंस हैं जो सामान्य अध्ययन में यूपीपीएससी पूछता है, आरओ पेपर में, बीईओ पेपर में और यूपीपीएससी के पेपर्स में काफी सारे टॉपिक कॉमन होते हैं। जैसे सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करंट अफेयर पूरा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता ये भी आता है। और इससे 16 प्रश्न करीब आए थे, 104 यहाँ पर थे आपके। बाकी सेक्शन से 16 प्रश्न करीब इससे आए थे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। यूपी स्पेशल कई पब्लिशर इसको लिखते हैं, तो यूपी स्पेशल भी है। देन इसमें आपका प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर और अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित सब मिला करके 16 मतलब इस तरीके से आए थे। 9 और 11 सेक्शन से 16 प्रश्न यहाँ पर आए थे। बाकी जो नॉर्मल जीएस वाले टॉपिक्स हैं उससे 104। ठीक है, लास्ट टाइम भी जब पेपर हुआ था हमारे स्टडी मटेरियल से आप 104 में से करीब 78 क्वेश्चन सही कर सकते थे, और तब हम पेड क्विज का सपोर्ट नहीं देते थे। हमारी टीम जो है नई नई स्टैब्लिश हुई थी और अब लगातार हमने अपने स्टडी मटेरियल को अपग्रेड किया है, हमारे पढ़ाने के तरीके को और जो है डिलीवर जैसे हम करते हैं चीज़ों को उसको बहुत हद तक काफ़ी प्रोफेशनल बना दिया है। और इसका लाभ आपको एग्जाम में मिलेगा। पेड क्विज लगातार चल रही है आपकी, और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अपनी तैयारी को ट्रैक पे ला सकते हैं। जब भी एग्जाम नोटिफिकेशन अनाउंस होगा उससे पहले आप अपने को काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। ये पूरा अगर हम देखें तो पूर्णांक 300 की यहाँ पे पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। पॉइंट नंबर 9 और 11 ये अभ्यास वाले हैं, इसमें आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई भी प्रश्न इसमें प्रेडिक्ट करके नहीं दिए जा सकते हैं, पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता इसमें सिर्फ तैयारी हो सकती है। स्टडी मटेरियल बाकी बचे 9 पॉइंट का हम यहाँ पर आपको कवर करा देंगे 100 दिवस के मॉड्यूल में। ठीक है, 100 दिवस के मॉड्यूल में बाकी सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर हालांकि मंथली आपको एक साथ ही दे दिया गया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका प्रीलिम्स का पेपर जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के फॉर्म में होता है, यानी कि ये
स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। स्क्रीनिंग का मतलब ये हो गया कि इसमें आप सिर्फ ये परीक्षा को दे करके अपने को आश्वस्त करेंगे कि आप मेंस लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि मेंस लिमिटेड लोगों का ही लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या काफी ज्यादा है। अब इसको इस तरीके से समझिए, बीओ का पूरा प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की है। 300 अंक, 120 प्रश्न। इसमें फिर आपका श्रेणीवार कट ऑफ बनता है। श्रेणीवार कट ऑफ बनता है क्योंकि पोस्ट तो सारी एक ही जैसी होती है, सभी लोग बीईओ बनेंगे, कैसा भी आपका मेंस का रैंकिंग हो। तो कट ऑफ यहाँ पर निकलता है श्रेणीवार, कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलने के बाद यहाँ पर फिर मेंस की परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा पूर्णतः लिखित होती है और चयन का आधार मुख्य परीक्षा ही है। मतलब मुख्य परीक्षा के अंक ही मेरिट में जोड़े जाते हैं। प्रीलिम्स में आप कट ऑफ से चाहे जितने ऊपर लाए हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये स्क्रीनिंग परीक्षा हो गई। 200 अंक का यहाँ पर समान अध्ययन का एक लिखित पेपर होगा। फिर आपका सामान्य हिंदी का 100 अंकों का एक लिखित पेपर होगा। 100 अंकों का निबंध का पेपर होगा। मेरिट बनती है यहाँ पर 400 अंकों पर श्रेणीवार। अगेन कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेरिट बनती है। जिस भी कैटेगरी में आप न्यूनतम अंक लाएंगे पोस्ट पाने के लिए, तो उस पर आपको फिर पोस्ट दी जाएगी बीओ की। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। साक्षात्कार इसमें नहीं है, कोई भी इंटरव्यू इसमें बीओ में नहीं होता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ के बारे में आप देखें तो ऑफिशियल कट ऑफ अभी भी नहीं आया है। प्रीलिम्स वाला जो 16 अगस्त को पेपर हुआ था 2020 में, इसका कट ऑफ कितना है ऑफिशियल अभी तक आया ही नहीं। ये बड़े ताजुब का विषय है। मेंस का हालांकि आ चुका है। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की ये जो परीक्षा है, इसका कट ऑफ मेंस वाला श्रेणीवार आयोग ने जारी कर दिया था। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये कट ऑफ जो है ये 400 अंकों में से है, आउट ऑफ 400 है। मतलब 400 अंकों में से जिसके भी अनारक्षित में न्यूनतम 208 अंक आए थे, वो लोग यहाँ पे बीओ बन गए थे। फिर ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का 198 गया था, अन्य पिछड़ा वर्ग का 203 गया था, अनुसूचित जाति के लिए 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 157, डीएफएफ के लिए 195, 181 भूतपूर्व सैनिक के लिए, दिव्यांगों के लिए। इस तरीके से कट ऑफ गया था। आप देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी में सभी महिला अभ्यर्थी अपनी अपनी मूल श्रेणी की श्रेष्ठता के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। अब अगर हम प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात करें तो ये आयोग का आरटीआई रिप्लाई आया था, उसके आधार पर है। ऑफिशियल अभी भी नहीं आया आयोग की तरफ से। 137 यहाँ पर कट ऑफ गया था यहाँ पर अनारक्षित के लिए आउट ऑफ 300। तो 137 जिसके यहाँ पे नंबर थे उन लोगों ने मेंस यहाँ पे लिखा था। ईडब्ल्यूएस का 152 गया था, एससी का 123, एसटी का 105। ये सभी कट ऑफ आउट ऑफ 300 है प्रीलिम्स परीक्षा में। महिला का 137 और ओबीसी का गया था 165। ये हाईएस्ट था इसमें। देखो जी, यहाँ पे मार्कशीट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स में से लोगों ने सेंड की थी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा, एक मेमोरेबल परफॉर्मेंस रहा था हमारी टीम का। 309 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, इसमें करीब 18 पे रिजल्ट नहीं आया था। 51 लोग पेड ग्रुप से डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, फाइनली 51 लोग पेड ग्रुप से सिलेक्ट हुए थे। पेड ग्रुप से हमारे सिलेक्ट लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है प्राइवेट। इसमें हम लोग आपस में आज भी टच में है। हमारे कई खंड शिक्षा अधिकारी लगातार अपने अपने खंड में उत्तर प्रदेश के विभिन्न ब्लॉकों में सेवाएं अपनी दे रहे हैं। तो प्रीलिम्स पेड बैच से 25% लोग सिलेक्ट हुए थे। मतलब हमारे जितने भी स्टूडेंट थे उसमें से हर 4 में से 1 पर्सन जो है सिलेक्ट हो गया था। काफी अब तक का हमारा सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंस ही रहा था। और भी मार्कशीट आई थी, देख सकते हैं। ओबीसी में 208 नंबर इनके थे आउट ऑफ 400, तो इनका फाइनली सिलेक्शन हुआ था। श्री अमन गुप्ता है, अमन गुप्ता जी का इंटरव्यू पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो हमने फाइनली ये तो बात कर ली कि किस तरीके से पेपर होता है, इसका कट ऑफ कितना जाता है, ये सब बातें हमने बता दी। लेकिन आप कट ऑफ कैसे क्लियर कर सकते हैं 2024 में जो वैकेंसी आ सकती है बीओ की उसमें, तो इसको समझ लेते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम ने जैसे कमिट किया था कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में आपको तैयारी कराई जाएगी अगर आप फुल पेड ग्रुप में आते हैं। तो फुल पेड ग्रुप में अगर आप आए होंगे तो आपको एक स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप से जोड़ा गया होगा। इसी में जो है हम 100 डेज मॉड्यूल अपलोड करेंगे। पूरा सिलेबस 100 डेज के मॉड्यूल में कराया जाएगा। बाकी उनके लिए भी ऑप्शन है जिन्हें मॉड्यूल वाइज नहीं फॉलो करना, जो सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं। मतलब सारे नोट्स आपको एक साथ अगर चाहिए तो एक साथ नोट्स अपलोड कर दिए हैं आपने, कर दिए गए ग्रुप में। आपने देखा होगा कि सारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं। उसी में से डेली जो है काट काट करके कंटेंट 100 दिवस में मॉड्यूल फॉर्म में अपलोड किया जाएगा। मतलब कंटेंट वही है जो आपको सब्जेक्ट वाइज फॉर्म में दिया जा चुका है, उसी से डेली काट करके कंटेंट मॉड्यूल वाइज अपलोड किया जाएगा। मॉड्यूल वाइज कुछ लोग सोचते हैं क्यों दिया जा रहा है, जब सब्जेक्ट वाइज ऑलरेडी दिया जा चुका है ग्रुप की शुरुआत में, तो मॉड्यूल वाइज क्यों दिया जा रहा है। जैसे हमने बताया था कि कुछ यहाँ पर हमारे मेंबर्स हैं, उसमें से कुछ लोग वर्किंग हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ्स हैं, तो वो डेली अपना समय सब्जेक्ट वाइज में नहीं निकाल पाते हैं कि आज कौन सा सब्जेक्ट प्लान करें, कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, और ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मॉड्यूल रहता है कि आप जो जो मॉड्यूल में दिया जा रहा है, मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 100 तक, उसको आप डेली बेसिस पे पढ़ते जाइए और फिर सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ से आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ये एक तरीका होता है फ्लेक्सिबिलिटी देने का। बाकी कंटेंट बिल्कुल सेम है, जो आप मॉड्यूल में पढ़ेंगे वही सब जो है सब्जेक्ट वाइज में दिया हुआ है। जो मैंने बताया स्ट्रेटजी पीडीएफ में लिख भी दिया है हमने। स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, डेली बेसिस पे मॉड्यूल यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड की जा चुकी है। डिस्कशन या डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप है। बीईओ के सिलेबस से संबंधित कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं। बीईओ का जो सिलेबस दिख रहा है आपको, इसमें सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, मतलब जो जो बिंदु इसमें लिखे हुए हैं, कोई भी आपको इसमें डाउट है, कोई कंफ्यूजन है,
किसी फैक्ट में, किसी पीवाईक्यू में कोई डाउट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। एडमिन आपको तुरंत उसमें रिस्पॉन्स करेंगे और विद इन 6 आवर्स यानी कि 6 घंटे के भीतर आपको रिप्लाई वहां पे किया जाएगा। क्या जो भी आपका डाउट है उसको तुरंत जो है क्लैरिफाई किया जाएगा। डे वाइज मॉड्यूल से आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कंफर्टेबल है इसमें, तो आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों फ्लेक्सिबिलिटी हमने यहाँ पर दे दी है। एक बात यहाँ पर समझिए, डेली 5-6 घंटे जो लिखा हुआ है देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो बीओ का सिलेबस है वो एकदम हलवा नहीं है। कट ऑफ की हमने बात की, कट ऑफ आपको दिख रहा है, कट ऑफ 160 से ऊपर नहीं गया, मतलब ओबीसी का सबसे ज्यादा गया था। 137 जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी गया आपका 300 में से। लेकिन इतना भी आसान नहीं है 137 तक पहुंचना, क्योंकि अगर आप पेपर देखें जो 16 अगस्त को हुआ था, बीओ का जो ये पेपर हुआ था, एग्जाम पेपर 120 प्रश्नों वाला, 300 अंकों वाला, 16 अगस्त 2020 को ये पेपर हुआ था। आप इस पे देखें, प्रश्नों को देखिए, आप प्रश्न पढ़ के आप देखिए, कोई भी प्रश्न जो है ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यूपीपीसीएस अपर प्रीलिम्स का नहीं है। आप इसका स्तर देखिए, पूछे जाने का तरीका देखिए, जिस तरीके से सूची 1 सूची 2 से मिलाने वाले प्रश्न ले लें आप, चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल ले लें इधर, जो एक ही क्वेश्चन में कई सारे स्टेटमेंट पूछता है, कई कोड से हमको उत्तर देना होता है, ये वाले सवाल आप देख लें। चाहे आप कालानुक्रमिक क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न ले लें, यानी क्रोनोलॉजी वाले सवाल ले लें, जिसमें इतिहास में क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, कालानुक्रमिक क्रम में लगाने वाले प्रश्न, या फिर आप ले लीजिए जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, कई सारे ये इस तरीके के आए थे, कथन और कारण वाले, असर्शन रीजन वाले सवाल कई सारे इसमें पूछे गए थे। तो इसी वजह से कट ऑफ जो है कम गया था। 137 जो है ये देखने में बहुत छोटा नंबर लग रहा है कि आराम से इसको किया जा सकता है, लेकिन जब पेपर इस तरीके का मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड हो, तब यहाँ पर चीजें कठिन होती हैं। कोई डरने वाली बात नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो 5-6 घंटे इसीलिए देने हैं क्योंकि आप इस तरीके का पेपर जब फेस करेंगे तो उसमें कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकें। इस वजह से अभी से 5-6 घंटे देना यहाँ पे जरूरी है। अगर आप इस मुकालते में कि जब एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा, पोस्ट अनाउंस होगी, जब मैं फॉर्म भरूंगा तब पढ़ना शुरू करूंगा, ऐसा नहीं होता है। अब चीजें इस तरीके से नहीं काम कर रही हैं। आरओ में आप देख लीजिए, आरओ में भीड़ तो है 10 लाख लोगों की, लेकिन इसमें चयनित वही लोग होंगे जो बहुत पहले से अच्छी तैयारी अपनी कर रहे हैं। जो बाद में करना शुरू किए हैं वे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चयनित वही होंगे जो सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। चाहे आपने पहले किया हो चाहे बाद में, इससे फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं और जो लोग बाद में तैयारी करने आए हैं, उनसे थोड़ा सा आगे तो निश्चित तौर पर रहेंगे। तो बीओ के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आए थे, जैसे यूपीपीएससी अपर में आते हैं, कई बार जैसे आरओ में आते हैं। ये डबल स्टेटमेंट वाले सवाल ले लीजिए, आप मिलाने वाले ले लीजिए, इस तरीके के मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल, ऐसे सवाल आपको बीओ में देखने को मिल सकते हैं। तो 100 दिवस के मॉड्यूल में आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। और वैसे सब्जेक्ट वाइज जिनको करना है, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हम लोग जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक का दे चुके हैं। अब देखिए कब से कब तक का पढ़ना है, कुछ लोग पूछेंगे, तो इस पर क्लैरिटी अभी नहीं मिल सकती जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता। हमको एग्जाम डेट के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है। जनवरी से इसलिए दे दिया 2023 का, क्योंकि कई सारे अन्य एग्जाम में भी आप इसका उपयोग करते रहते हैं, तो इस वजह से आपकी सुविधा के लिए दिया गया है। आपको पढ़ना कब से करंट अफेयर, तो इसमें आप ये समझिए कि एग्जाम डेट से 9-10 महीने पहले करंट अफेयर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो 2 साल पहले का भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन डाल देता है आयोग आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जो 90-95% जो आपके प्रश्न होते हैं वह आपके एग्जाम डेट से 9-10 महीने पहले के करंट अफेयर से कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम डेट जब हमको पता चलेगी तो उसके 9-10 महीने पहले का आपको तैयार करना पड़ेगा। अभी क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए कोई रिसेंट एग्जाम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बीओ आपका टारगेट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पीछे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। यानी कि जब आप पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले नवंबर की पीडीएफ पढ़िए, फिर आप बैक जा करके उसमें अक्टूबर की पीडीएफ पढ़िए, फिर बैक जा करके सितंबर का तैयार करिए, फिर आप अगस्त का तैयार करिए। इस तरीके से पीछे जाते हुए तैयार करेंगे तो काफी अच्छा आपका मतलब तैयार होता रहता है, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर हम बहुत पुराना पढ़ लेंगे तो वो रेलिवेंट नहीं रहेगा। जो लोग बीओ की सिर्फ टेस्ट सीरीज में आए हैं वो ये शेड्यूल देख सकते हैं, और फुल पेड ग्रुप वाले शेड्यूल देख सकते हैं। आपका टेस्ट भी हम लोग कराएंगे, चूंकि पेपर वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो उसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। यूपीएससी आयोग में कोई पेपर आप देने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के पेपर, अगर आप बिना प्रैक्टिस के दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। इस वजह से प्रैक्टिस पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज तुरंत फोकस करता है, फोकस करते हुए आ रहे हैं हम लोग लगातार। 11 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे आपके, हर टेस्ट में 50 प्रश्न इसमें होंगे, 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जैसा पेपर आया था 16 अगस्त 2020 को 120 प्रश्नों वाला। तो आपका 1 मार्च से हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराना शुरू करेंगे। इस बीच अगर वैकेंसी का कुछ नोटिफिकेशन आता है, कुछ अपडेट मिलती है, कुछ सूचना मिलती है, तो टेस्ट हम लोग जो है प्रीपोन भी कर सकते हैं। ये टेंटेटिव डेट है, अगर कोई सूचना नहीं आती तो इस डेट पर आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे। 1 मार्च से शुरू होकर के इसको हम 12 अप्रैल 2024 तक खत्म कर देंगे। एक ही पेपर अभी तक हुआ है प्रीलिम्स का, तो देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए थे। करंट अफेयर से 22 प्रश्न इसमें आए थे, साइंस से यहाँ पे 12 सवाल आए थे, सामान्य विज्ञान से, भूगोल से 15 प्रश्न इसमें आए थे। इसमें वैश्विक भूगोल भी शामिल था, मानव भूगोल भी, और आर्थिक भूगोल, मतलब सभी तरह के भूगोल से यहाँ पे 15 प्रश्न आए थे। भारत के भूगोल से वैश्विक भूगोल सब मिला करके। पॉलिटी से यहाँ पे 9 प्रश्न इसमें आए थे, रीजनिंग और एप्टीट्यूड मिला करके पॉइंट नंबर 9, 11, 16 प्रश्न इसमें आए थे। एनवायरमेंट के 3 प्रश्न इसमें आए थे, इकोनॉमी से 6 प्रश्न, जिसमें करंट अफेयर के भी प्रश्न इसमें शामिल थे।
फिर ये इतिहास से 7 प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 9 प्रश्न, तो कुल मिलाकर इतिहास से 16 प्रश्न इसमें हुए। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब मिलाकर के 16 प्रश्न कुल मिलाकर आए इसमें हम लोग कह सकते हैं। फिर यूपी स्पेशल से 12 प्रश्न इसमें आए, गवर्नमेंट स्कीम से 1 सवाल आया था, आर्ट कल्चर से 1 प्रश्न इसमें आया था और मिसलेनियस से 7 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो इस तरीके से वेटेज रहता है। वेटेज शिफ्ट भी हो सकता है इधर-उधर, तो हमारे नोट्स आप पढ़ेंगे तो सबको आपको विषय को इक्वल ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप तैयारी करते हैं तो इक्वल ध्यान दीजिए, जब एग्ज़ाम के बहुत कम समय बचे हो, जब पेपर अटेम्प्ट करने बैठे तब गुणा भाग करना होता है कि किसको ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी दे सकते हैं। तैयारी आपको सभी विषयों को करना है जिससे आप मजबूत तैयारी अपनी कट ऑफ क्लियर करने वाली तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर एक डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। डेली आप लोग कितना-कितना पढ़ेंगे, क्या-क्या पढ़ सकते हैं। एक टेंटेटिव प्लान है मैंने पहले लिख दिया है, मतलब आप अपना प्लान बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं या फिर इस प्लान में अपने कोई मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो डेली मॉड्यूल जो लोग स्टडी करेंगे, एक मॉड्यूल स्टडी करने में आपको 1 घंटे से लेकर 1.5 आवर तक लग सकता है। ये मॉड्यूल पे डिपेंड करेगा कौन वाला है। कोई कॉन्सेप्चुअल मॉड्यूल है तो आपको 90 मिनट भी लग सकते हैं। कोई आपका फैक्चुअल मॉड्यूल है तो आप 1 घंटे में पूरा उसको स्टडी कर लेंगे। रेगुलर बेसिस पर आपको रिवीजन जरूर करना है। जो भी मॉड्यूल आपके प्रीवियस कंप्लीट होते जाएंगे उसको रेगुलर बेसिस पर आपको दोहराना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं मॉड्यूल वाइज फॉलो करने का। रिवीजन बेहद जरूरी है। रिवीजन की टेक्निक वगैरह क्या हो सकती है अभी मैं आगे शेयर करूंगा इसी वीडियो में। करंट अफेयर के लिए 45 मिनट आपको देने चाहिए। मंथली करंट अफेयर आपको तैयार करना है। पेड क्विज आपको 45 मिनट यहाँ पे समय देना चाहिए। रीजनिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस के लिए आप कम से कम 30 मिनट यहाँ पे जरूर निकालिए। ठीक है, रीजनिंग एप्टीट्यूड के सवाल काफी इजी को पूछे गए थे। सबसे सरल सेक्शन अगर हम बात करें तो आपका पूरे पेपर में जो अभी हुआ था 16 अगस्त को 2020 में रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला ही सेक्शन था। जो लोग सब्जेक्ट वाइज स्टडी करेंगे उनको क्या करना है कि सब्जेक्ट वाइज आप जो भी अपना प्लान बनाए हुए थे उसमें आप हमारे नोट्स को बस शामिल कर लीजिए। करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पढ़ना है और हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, मिसलेनियस अन्य जो भी टॉपिक हैं उसमें आप अपना शेड्यूल बनाइए। डेली डेली आपको कितना देना है उस हिसाब से आप हमारे नोट्स बस उसमें शामिल कर लीजिए। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर कुछ भी आपको पढ़ना है आप हमारे नोट्स में शामिल करिए। अपना शेड्यूल यहाँ पे बनाइए। डेली जो भी आप सब्जेक्ट फॉलो कर रहे हैं 2-3 सब्जेक्ट एक साथ लेकर के अगर आप चल रहे हैं तो अच्छी बात है यहाँ पे। कुल मिलाकर बात ये है कि चाहे मॉड्यूल वाइज पढ़ें, चाहे आप लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ें, रेगुलर रिवीजन का यहाँ पर बहुत महत्व है। एक बार यहाँ पर पढ़ने से नहीं होता, रेगुलर आपको रिवाइज करनी पड़ेगी अपनी चीजें, अदरवाइज आप भूलते जाएंगे। तो अब बात रही रिवीजन की, तो रिवीजन में 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक, या तो आप नोट मेकिंग कर रहे हो, नोट मेकिंग आप लगातार कर रहे हो। एक मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की टेक्निक होती है कि जो आपके पास है कंटेंट उसी को आप जो है बुक तरीके मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल में। ये आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सा तरीका वर्क करता है। लेकिन रिवीजन के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है एग्जाम के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन सही करने के लिए या फिर कठिन क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। यूपीपीएससी के वस्तुनिष्ठ एग्जाम को आप बिना प्रैक्टिस नहीं निकाल सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस जो है हमेशा फोकस करता है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम का पेड ग्रुप चलाएं तो उसमें पेड क्विज का फीचर जरूर दिया जाए जिससे आपका सही मायने में सिलेक्शन की तैयारी हो सके। तो इसीलिए जैसे हमने प्रैक्टिस की बात करी तो क्विज ग्रुप हम देते हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अलावा। टेस्ट सीरीज के अलावा आपके पास क्विज ग्रुप होता है। तो इस तरीके से आप इसमें प्रैक्टिस करते जाते हैं। 6898 करीब मतलब यहाँ पे 7000 लगभग क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है। ऐसे ही डेली बेसिस पर 20-20, 30-30 क्वेश्चन अपलोड होते रहेंगे। आप पुराने क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ये रहा आपका पिंड मैसेज, ये पिंड मैसेज है आपके ग्रुप में, बीच में होगा, मेरे में साइड में दिखा रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे टच कर लीजिए पिंड मैसेज में अपने क्विज वाले ग्रुप में। यहाँ पे आए आप, फिर इधर आए, फिर इधर फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ गए तो सबसे पहले क्वेश्चन से आप इसमें अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े से पुराने हो गए होंगे 2022 वाले, उनको छोड़ सकते हैं आप। करंट अफेयर के क्वेश्चन 2023 के ही अटेम्प्ट करिए। बाकी आप इधर आगे से भी शुरू कर सकते हैं पीछे की तरफ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय, किसी राज्य के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को का चुनाव जो है कहाँ मतलब किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा में मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुनाव किया जाता है। जैसे मैंने चुना इस विकल्प को तो ये सही विकल्प था। तो सही विकल्प पर क्या होता है, एनिमेशन हो जाता है। एनिमेशन हो जाता है, यहाँ पर देखा आपने फ्लावर्स वगैरह उड़ गए, एनिमेटेड फ्लावर्स, तो ये एनिमेशन हो गया। इसका मतलब जो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो मैंने चुना वो दोनों एक ही है, यानी मैंने सही उत्तर चुना है इसका। मान लीजिए हम जानबूझ करके गलत उत्तर चुनने की कोशिश करते हैं कि डैश की वजह से महात्मा गांधी ने मतलब ये जो है किस मूवमेंट को अचानक बंद कर दिया था महात्मा गांधी ने, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। तो किसको एंड किया था, ये किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। लेकिन हम जानबूझ करके चंपारण सत्याग्रह चुनते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस लग गया। क्रॉस का मतलब है कि मेरा उत्तर गलत है। और सही उत्तर कैसे पता लग रहा है, सही उत्तर इस टिक से पता चल रहा है। लाइन लंबी है कि छोटी इसको इग्नोर करिएगा, कई बार लाइन छोटी रहेगी उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे जो टिक मार्क है, टिक मार्क से पता चलेगा कि उत्तर सही है या गलत। तो ये टिक मार्क लग जाएगा और आपकी लाइन क्रॉस हो जाएगा, यानी कि आपने गलत उत्तर दिया है। जैसे इसमें पूछा है शीशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे है। जैसे हम यहाँ पे तमिलनाडु चुनते हैं
तो ये रॉन्ग हो गया। सही वाला क्या है? आंध्र प्रदेश है। इस तरीके से आपको क्विज में अटेम्प्ट करना है। डेली 45 मिनट आपको क्विज ग्रुप में देने ही देने, तभी आप पुराने क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर पाएंगे। मॉड्यूल वाइज पढ़ें चाहे सब्जेक्ट वाइज, क्विज के लिए आपको 45 मिनट यहाँ पे निकालना है प्रैक्टिस के लिए, तभी आप जो एग्जाम तक कॉन्फिडेंट महसूस कर पाएंगे। बात कर लेते हैं नोट मेकिंग की। नोट मेकिंग करा जाए कि ना करा जाए। अब देखिए, अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो हमारे कई सारे जो मतलब जैसे पीडीएफ है वो नोट्स फॉर्म में ही है। कई सारी घटनाओं में आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में नोट्स देखने को मिलेंगे। जैसे गांधी जी हैं तो उनके बारे में नोट्स फॉर्म में कई सारी जरूरी चीजें दी है जिससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे हमारे नोट्स हैं उसमें जो टेबुलर फॉर्मेट में ऑलरेडी बना हुआ है उसको आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो टेबल्स नोट नहीं करिए। तारीखें वगैरह आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में सब तारीखें लिखी हुई हैं, आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। टेबल्स और जो लिस्टिंग टाइप चीजें हैं, जो लिस्ट्स हैं, बेसिकली सूचियां हैं, इनको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। लिस्टिंग्स का सिर्फ मल्टीपल रिवीजन ही एक अच्छा विकल्प होता है। आप नोट करिए जैसे जो आपका पैराग्राफ फॉर्म में है, कोई युद्ध है, कोई आपका कंसेप्ट बताया गया है, कोई अवधारणा बताई गई है, तो उसको आप जो है नोट कर सकते हैं। नोट मेकिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये समझिए कि जैसे हमारे नोट्स बने हुए हैं उसी अनुसार आपको करना है। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आपने देखा होगा, हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें ये सब चीजें शामिल करते हैं। किसी भी अवधारणा में कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो सकता है, तो उसमें क्या है, कब है, क्यों है, कितना है, ठीक है, इससे संबंधित क्या है, इससे तुलनात्मक क्या हो सकता है, कौन सा है, ये मूल जरूरी बातें, इससे कुछ संबंधित तथ्य, क्यों और किस लिए। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये इसको समझेंगे कैसे। इसको रिप्लेस कर दीजिए एक स्कीम की अवधारणा से। पीएम विश्वकर्मा योजना काफी इंपॉर्टेंट योजना है आपकी। जैसे तो आप इसमें अगर नोट बना रहे हैं तो वैसे तो नहीं बनाने की जरूरत है। जो नोट्स में गिवन है करंट अफेयर में स्कीम की पीडीएफ में, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। नोट बनाना चाहते हैं तो नोट करिए कब। सितंबर मंथ 2023 में आई थी, एग्जैक्ट तारीख भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। फिर किस लिए आई है? हाथ औजार से काम करने वाले 18 तरीके के कामगारों के लिए। अब 18 तरीके के कामगार कौन कौन से, उनको नोट करने की जरूरत नहीं, उनको आप खाली रीड करिए, ठीक है। इस तरीके से समय बचाया जाता है। फिर तो इसमें कौन कौन से मंत्रालय इन्वॉल्व है, ये आप लिख सकते हैं। मंत्रालय 3 इसमें इन्वॉल्व है, कौशल विकास, वित्त और एमएसएमई मंत्रालय। इसमें क्या क्या दिया जाएगा, जो हमने अवधारणा लिखी थी कि क्या, तो क्या क्या इसमें होगा। इसमें जैसे आइडेंटिटी यहाँ पे देंगे और कौशल उन्नयन करेंगे, तो आप नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद टूल किट सपोर्ट भी देंगे, 15,000 रुपये तक का वाउचर मिलेगा। उससे मजदूर जो है, मतलब ये कामगार जो है, कारीगर श्रमिक अपनी टूल किट खरीद सकेंगे। फिर यहाँ पे डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन करेंगे, प्लस कर्ज सहायता भी यहाँ पे दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इनके बनाए गए सामान का विपणन करने में भी सरकार हेल्प करेगी। तो इस तरीके से आप चीजों को नोट करना और समझना सीख सकते हैं। नोट बनाते बनाते आप सीखेंगे, कोई एक कला इसकी नहीं है। ये मैंने एक टेम्पलेट आपको बताया, आप अपने कई टेम्पलेट ऐसे बना सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एग्जाम के लिए समय है। अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, यहाँ पे अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। जो आपकी कमजोर पोर्शन है उनको अच्छे तरीके से ब्रश अप आप कर सकते हैं अभी। समरी फॉर्म ये है कि जो भी जैसा स्ट्रेटजी बताया गया है आप वैसे फॉलो करते जाएंगे तो एग्जाम नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप काफी आश्वस्त महसूस करेंगे। और फिर जब एग्जाम डेट आ जाएगी आप लगातार रिवीजन पर होंगे, जहां अन्य लोग सिलेबस अपना कवर कर रहे होंगे। थोड़ा सा आप आगे ही रहेंगे और एग्जाम तक आगे बने रहेंगे। एससीएस का स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, पेड क्विज लगानी है। जो चीजें नहीं करनी है वो भी यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए ठीक है। आपको ये समझना है कि एक अच्छी खासी पोस्ट के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं तो इरेगुलर स्टडीज से, नॉन सीरियस एटीट्यूड से ये सब चीजें हासिल नहीं की जा सकती। आपको सीरियस रहना पड़ेगा और सेक्रीफाइस करने के लिए, कुछ यहाँ पे त्याग करने के लिए भी आगे आना पड़ेगा। भावना रखनी पड़ेगी त्याग की। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोगों को मना करना पड़ेगा कई चीजों के बारे में, ठीक है। वो आप समझते होंगे, पर्सनल चीजें, किसी के बर्थडे में जाना, किसी के लिए कुछ करना। अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, बीओ की पोस्ट जब अनाउंस होगी तब आपको एकदम से लोग आते हुए दिखेंगे, उसमें 9 लाख लोग भर रहे हैं, 10 लाख लोग भर रहे हैं, जैसे आरओ में हुआ। लेकिन जो लोग सिलेक्ट होंगे वो अपना सेक्रीफाइस पहले ही दे चुके होंगे, ठीक है। तो ये पोस्ट जो है, ये यूपीपीएससी के जो इस तरह के एग्जाम में थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस मांगेंगे, एक सीरियस एटीट्यूड मांगेंगे आपसे, और एक जो है मजबूत टेम्परामेंट मांगेंगे। और मोटिवेशन जो है ये टेम्परेरी मोटिवेशन से नहीं काम बनेगा। इसमें अच्छा नियोजन, अच्छा मोटिवेशन जो लॉन्ग लास्टिंग हो, उससे काम बनेगा। फर्जी बुक लिस्ट बताने वालों से दूर रहें, जो आपको बुक्स गिनाते रहते हैं बस। और लाइव क्लास का सहारा लेकर के अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर लाइव क्लास वालों का तो बिल्कुल नहीं होने वाला। किसी भी तरीके से फर्जी लाइव क्लासेस से दूर रहिए और जो स्ट्रैटेजी बताई है उसको फॉलो करते रहिए। अब कई सारे डाउट आपके हो सकते हैं सिलेबस से एसोसिएटेड, कंटेंट से एसोसिएटेड। तो जिन मेंबर्स ने अपना डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप लिया, डिस्कशन ग्रुप जिसमें लिखा रहता है, उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, हिस्ट्री में आपका डाउट है, पॉलिटी में कोई डाउट है, आर्टिकल नहीं समझ में आ रहा है, हिस्ट्री में कोई डेट में प्रॉब्लम है, ज्योग्राफी में कोई अवधारणा आप नहीं समझ में आ रही है, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। विद इन 6 आवर्स आपको वहाँ पर रिप्लाई किया जाता है, बशर्ते आपका डाउट सिर्फ सिलेबस से एसोसिएटेड होना चाहिए, बीओ सिलेबस से एसोसिएटेड, बीओ की परीक्षा से संबंधित होना चाहिए। अगर आपने फुल पेड ग्रुप नहीं लिया है
आपका केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, कोई आपका डाउट है तो इस नंबर पर भेज सकते हैं। केवल कंटेंट से एसोसिएटेड जो रेलिवेंट डाउट है आपका वो भेजिएगा इसमें। ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, कॉल यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाती, केवल और केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप अपना डाउट भेज सकते हैं। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो जो है, वीडियो नंबर 2 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको देख लीजिए आप। उसमें पीडीएफ कैसे ओपन करते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इस सब के बारे में ब्रीफ किया गया है। वो वीडियो नंबर 2 में ऐसा हो सकता है आपको जो ग्रुप दिखाया गया वो थोड़ा सा पहले का हो, लेकिन चीज़ें सब सेम रहेंगी। वीडियो नंबर 2 देखिए, उसमें पीडीएफ जो है कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ये सब उसमें बताया गया। वीडियो नंबर 2 अब आप देख सकते हैं और डेली 5-6 घंटे की अपनी सीरियस स्टडी शुरू कर सकते हैं।